हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाने वाला हूँ। इस वीडियो का बहुत ज़्यादा ही डिमांड था, तो आज मैंने आपका यह बात भी पूरा कर रहा हूँ कि आपका यह डिमांड भी पूरा होने जा रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। बोल रहे थे बच्चे लोग कि भैया मुझे ये चैप्टर का क्वेश्चन आपसे ही चाहिए, तो इसीलिए मैं बनाने तो मूड में नहीं था इस वीडियो को, लेकिन बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जीव विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 लघु उत्तरीय प्रश्न है और इस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। मतलब कुछ शब्द दिए गए हैं आपके पास, उसमें से किन्हीं दो के कार्य बताने हैं। तो मैं सभी के बतला दे रहा हूँ, मतलब सभी का कार्य बतला रहा हूँ और उसमें से कोई आप दो लिख सकते हैं। किसी भाई को पसंद हुआ कि नहीं मैं राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का लिखूंगा, किसी भाई को पसंद हुआ कि नहीं मुझे राइबोसोम का नहीं लिखना है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया और क्या लिखना है, हरित लवक का लिखना है। तो इसीलिए मैं झगड़ा ना होने दूं, इसके कारण मैं सभी का बतला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। वैसे भी टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो यह 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि 20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। तो राइबोसोम का कार्य लिखिए। इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। भैया प्रोटीन संश्लेषण पूछेगा कोई, किस में होता है, क्या लिखेंगे आप लोग? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ख नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य लिखिए। इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिकीय ऊर्जागिरी कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक ना भैया? आप बस यहाँ तक लिखिए, उसके बाद ये इसको छोड़ दीजिए। मैं ये वैसे ही लिख दिया हूँ, आप बस यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ तक आपका आंसर होगा। ओके ठीक है, चलते हैं। ये एटीपी का फुल फॉर्म मैं आपको बतला रहा हूँ, एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट। क्या होता है भैया? एटीपी का फुल एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट। ठीक है ना भैया? और ग नंबर है हरित लवक। हरित लवक का कार्य लिखिए। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट बोले हरित लवक, बाकी बातें एक ही है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं एवं भोजन संश्लेषण करते हैं। समझ गए? मैं सबका मतलब कार्य बतला रहा हूँ, समझाने का टाइम नहीं है। समझने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं समझाऊंगा। तो घ नंबर लिखिए, गुणसूत्र। तो इसका कार्य लिखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत सूचना प्रेषित करना है। ये मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10th में भी आपको चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखिए गुणसूत्र, देखिए आपकी माता में ये गुण है, पिता में ये गुण है, तो ये इन दोनों के गुण से जो बच्चा होता है ना, उसमें एक अलग गुण होता है। इन दोनों के गुण से बनता है। इसी यही है ना, वंशागत पीढ़ी में गुण पहुँच जाता है। कौन? गुणसूत्र। कोई पूछेगा आपसे गुणसूत्र मनुष्य में कितना होता है, तब क्या बोलेंगे बताइए? 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा होता है। ठीक ना? और अंगा नंबर क्वेश्चन है गोल्जी। गोल्जी, तो इसका लिखिए, ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। लाइसोसोम एवं पेरेक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। कौन? गोल्जी करता है। कुछ परिस्थितियों में इसमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। कौन? गोल्जी। भैया मैं बोलने में तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं स्क्रीन पे थोड़ा देर रोक देता हूँ, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। देखिए ये रसधानी एवं क्या कहते हैं इसको, रिक्तिका का है, तो आप स्क्रीन पर से उतार सकते हैं। आप समझ जाइएगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है उत्तर को। इसका लिख लिया, अब लिख लीजिए कोशिका भित्ति का कार्य, ये लिख लीजिए। यह कोशिका को निश्चित रूप में प्रदान करती है, बस इतना समझिए ना। बस अभी कोशिका भित्ति का लिख लिए, अब कोशिका झिल्ली का ये लिख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक भैया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक।
यहाँ तक। लिख लिए भैया। अब देखिए आगे लिखते हैं। आगे क्या है, लाइसोसोम का कार्य लिख लीजिए भैया। अपने स्क्रीन से उतार लीजिए, स्क्रीन पर से उतार लिए। अब आगे देखिए। हाँ, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखिए। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है और नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता है। नाभिकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है, कहलाता है, ठीक ना। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। समझ गए भैया? प्रोकैरियोटिक मतलब इसका पूछ रहा है कि किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? तो सीधा लिखिए, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। तो ये भी हो सकता है वैसी कोशिका जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक ना। वह नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता है और उसमें जो नाभिकीय क्षेत्र होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। अपना भाषा में लिख सकते हैं, मैंने अपने भाषा में यहाँ पे बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? इसका देखिए, इसको किस प्रकार लिखना है मैंने पहले वो समझा देता हूँ। देखिए भैया, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, अपने कॉपी में इस तरह का आप लोग लाइन सीधा बनाइएगा। इस तरह का एक डिब्बा बनाइएगा और उसमें बीच से एक ऐसे डिब्बा बना दीजिएगा और वहाँ भी ऊपर में भी एक ऐसे डिब्बा बनाइएगा, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा पादप कोशिका, इसमें पादप कोशिका लिख दीजिएगा, इसमें जंतु कोशिका लिख दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क नंबर लिख के फिर ऐसे डैश मार देना है, ठीक ना। डैश पहले नहीं मारना है, लिखने के बाद। और यहाँ पे आपको क नंबर में जो चीज़ लिखना है वहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक ना। और वहाँ फिर जंतु कोशिका में जो लिखना है वो भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे क नंबर लिख के यहाँ पे जो लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक ना। इसको कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये जो लाल रंग का है वो ये लाल जो है ना, लाल रंग का, ये लिखने वाला चिन्ह सब है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे ख नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे अभी चल रहा है ना। और फिर यहाँ पे लाइन दे दीजिएगा, जो लिखना है इसमें ख नंबर में लिख के फिर यहाँ पे ग नंबर में लिख दीजिए। ऐसे ही हम लोग करते चले जाते हैं। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए, समझ गए हैं तो अब देखिए क्या लिखना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। लिखिए अपनी कॉपी पे, लिखिए आप लोग। तो लिखिएगा पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है, लिख दिए। और उसके बाद जो मैंने अभी डिब्बा वाला समझाया था वो डिब्बा पहले बना लीजिए, ठीक ना। डिब्बा बनाने के बाद क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। डिब्बा बनाने के बाद पादप कोशिका में क नंबर में लिखिएगा, यह सेलुलोज से बनी कोशिका होती है। किससे? सेलुलोज से बनी कोशिका होती है, ठीक ना। पादप कोशिका में ये लिखना है। और उसके बाद जंतु कोशिका में क नंबर में लिख दीजिएगा, या जंतु कोशिका में क्या लिखना है, कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, या इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक ना भैया। अभी यहाँ पे ख नंबर में लिखिएगा, किसमें? पादप कोशिका में। जैसे डिब्बा में बताए थे ना वैसे ही लिख दीजिएगा, ख नंबर में लवक पाई जाते हैं। किसमें? पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में लिखिएगा भी आप लोग, लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। अब ग नंबर में लिख दीजिएगा, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, वही है ना। ये रिक्तिका बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, पादप कोशिका में घ नंबर क्या है? सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम किस में? जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, ठीक ना। अब देखिए अंगा नंबर क्या है? पादप कोशिका में। ये किस में है भैया? ये पादप कोशिका में। गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम के रूप में होता है, ठीक ना। तो इसमें किस रूप में होगा? इसमें होगा गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। किस में? जंतु कोशिका में, है ना भैया। जंतु कोशिका यहाँ पे देखिए तो ऊपर में जंतु कोशिका के रूप में। तो इसमें नहीं यार, कथी आ गए। हाँ,
गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है किस में? जंतु कोशिका में। अब देखिए 4 नंबर लिख दीजिएगा, किस में? पादप कोशिका में। इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में क्या लिखिएगा? 5 नंबर अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। या भी लिख सकते हैं इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो इसी पे होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है भैया, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर लिखिए। यदि कोशिका में गोल्जिकाएँ ना हो तो अंतर्द्रव्यी जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। मतलब स्थानांतरण मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा? लाइसोसोम का निर्माण ही नहीं होगा, जिसमें बहुत से एंजाइमों व हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा। और एंजाइमों का भी निर्माण नहीं होगा, हार्मोन का भी निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। और इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। भैया हमारा शरीर की जो सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका का जीवन कम होगा मतलब हमारे शरीर का भी जीवन कम हो जाएगा। सीधी सी बात ये समझिए, गोल्जी उपकरण ना हो तब हमारा जीवन भी कम हो सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों? जिसका उत्तर लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है। यहीं पर एटीपी के रूप में संचित होती है। क्या संचित होती है? ऊर्जा संचित होती है। यहीं पर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, इसीलिए इसे ऊर्जा का संयंत्र या ट्रांसफ़र क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यहाँ पे बिजली घर आप कर सकते हैं, यहाँ पे बिजली घर, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। जैसे लिखा है वैसे सेम टू सेम आप उतार दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक 9th का आता हो तो उल्टा के देख सकते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इससे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव जो पक्का आता है प्रत्येक वर्ष, ठीक ना, ये जानिए और 2 नंबर पाइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखिए। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इसी क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कितना मिनट का वीडियो ना, 12 मिनट का बन चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लगभग कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य है? इसका उत्तर लिखिए। लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा ख नंबर वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अवर्णी लवक का दूसरा नाम ल्यूकोप्लास्ट है, वर्णी लवक का दूसरा नाम क्रोमोप्लास्ट है और हरित लवक का ही दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक का दूसरा नाम ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक का दूसरा नाम क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक का दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। समझ गए आप? आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब इसका कार्य लिखिए। तो पहले ल्यूकोप्लास्ट का कार्य लिख लीजिए। क नंबर का तो इसका कार्य होगा, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है भैया? तो जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। और यह कैसा कार्य करते हैं? तो खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें कैसे पदार्थ संचित होते हैं भैया? स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित होते हैं और कार्य क्या करते हैं? तो खाद्य संचय का कार्य करते हैं भैया। ख नंबर मतलब क्रोमोप्लास्ट का कार्य देखिए, तो इसका कार्य होगा, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों का विभिन्न रंग प्रदान करता है। क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। भैया आप लोग तो जानते होंगे कि कुछ फूल कैसे होते हैं? कुछ फूल लाल रंग के होते हैं, कुछ नीला रंग के होते हैं, ठीक ना, कुछ पीला रंग के भी हो जाते हैं, जैसे इस तरह के हो जाते हैं, कुछ पीला रंग के भी भैया उगना
हाँ, कुछ पीला रंग के भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह के हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण ही ऐसा होता है। क्रोमोप्लास्ट फूल को रंग प्रदान करता है। समझ गए भैया? समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो देखिए, पढ़िए, और नहीं समझते हैं तो आप मेहनत कीजिए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला नंबर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कार्य देखिए। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। भोजन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। समझ गए? बहुत ही छोटा सा टॉपिक, इसमें क्या समझाना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर लिखिए। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए, इसको पढ़िए। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जीन को आनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। क्योंकि जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसीलिए इसको आनुवांशिक इकाई कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भैया अंतर वाला क्वेश्चन में क्या बोले थे हम? डिब्बा बनाने के लिए। डिब्बा किस तरह का? तो इस तरह का। विषधर, यहाँ पे लिखना है विष, इसमें लिख देना है विसरण, इसमें प्रासरण, फिर में क नंबर लिख के फिर यहाँ पे डिब्बा घेर देना है, फिर ख नंबर लिख के यहाँ पर डिब्बा घेर देना है, फिर ग नंबर लिख के यहाँ डिब्बा घेर देना है, फिर घ नंबर लिख के नीचा में घेर देना है। समझ गल हो? समझ ला हो? हाँ, तो समझ गया तो बढ़िया बात है। चला अब एक उत्तर लिखे छिए, देख ला। विसरण में क नंबर में की लिख देबो? विसरण के क नंबर में लिख देबो, यह क्रिया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, मतलब गैस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है। और प्रासरण में क्या हो जाएगा? यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होती है। और ख नंबर किस में? विसरण में हो जाएगा। विसरण का ख नंबर में लिख दबो, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। किस में? विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रासरण में लिखना होगा, इसमें दो भिन्न सांद्रण घोलों के मध्य अर्ध पारगम्य झिल्ली होना अति आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है भैया। समझ गए तो अच्छी बात है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फटाफट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है भैया? और शायद 15 क्वेश्चन है टोटल। हाँ भैया, 15 क्वेश्चन टोटल है भैया। हाँ, अब क्या है भैया? 11 नंबर क्वेश्चन, जीवों में पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता है। इसका उत्तर लिखिए। जीवों में उपयोगी का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन में कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण एवं प्रासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है भैया? अंतर आ गया भैया। तो अंतर में क्या करते हैं? अंतर में डिब्बा बनाते हैं भैया। एक इसी प्रकार का डिब्बा बनाते हैं, ऐसे घेरेंगे और इसमें बीच से मारेंगे तीर, यहाँ पे लिख देंगे क्रोमोसोम, यहाँ पे लिख देंगे क्रोमैटिड, और क नंबर यहाँ पे लिख के फिर ऐसे डिब्बा घेर देंगे, ख नंबर लिख के ऐसे डिब्बा घेर देंगे, ग नंबर एक नीचा में लिख के फिर ऐसे डिब्बा घेर देंगे। ठीक ना भैया? आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। हाँ, क्रोमोसोम में क नंबर लिख लीजिए। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है भैया। गुणसूत्र का इंग्लिश ही क्रोमोसोम होता है। भैया एक बात पूछूं, क्रोमोसोम का स्पेलिंग बोलिए तो? सब के से शुरू कर रहे हैं ना, लेकिन CH इसका शुरू अक्षर होगा, ठीक ना। क्रोमोसोम का स्पेलिंग आप कमेंट में लिखिएगा। तो इसका लिखिए क नंबर, क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है, ठीक ना। और
इसमें लिख लीजिए किसमें, क्रोमेटिड में इसका हिंदी जो होता है अर्ध गुणसूत्र होता है। तो क नंबर लिख लीजिए, क्रोमेटिड में दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, किसकी, क्रोमेटिड की। और ख नंबर लिख लीजिए, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। और इसमें लिख लीजिए ख नंबर, क्रोमेटिड बेलनाकार नहीं होते हैं। और ग नंबर लिख लीजिए, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिड। तो इसमें लिख लीजिए क्रोमेटिड के कोई भाग नहीं होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो इसका उत्तर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। पहले ये लिख लीजिएगा, ये वाला लाइन कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। क नंबर लिखिए, इसका सामान्यतः आकार बड़ा होता है। ख नंबर लिखिए, या केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, या केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। भैया यहाँ पे केंद्रक के होगा, केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ग नंबर लिखिए, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। घ नंबर लिखिए, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। अंगा नंबर लिखिए, इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। 4 नंबर लिख लीजिए, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होता है। 6 नंबर लिख लीजिए, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर लिखिए, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका उत्तर लिखिए, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं और ये लिपिडों को स्रावित करती है। भैया मेरा मुंह दुख गया है बोलते बोलते, इसीलिए एक काम आप लोग को करना पड़ेगा, वो काम और कुछ नहीं। पहला काम लाइक, ठीक ना, और दूसरा काम सब्सक्राइब, ठीक ना, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम शेयर कर दीजिए, शेयर, ठीक ना। देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए हो गया ना, एस का चेंज हो गया, यू का फिर चेंज हो गया, एस का हो गया, फिर CRI BE। इसी प्रकार आप क्लिक कीजिएगा ना तो चारों का मतलब सभी अक्षर का एक साथ कलर चेंज हो जाएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके देखिए, देखिए ना, देखिए अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए पहले और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोस्ती बढ़ाने का एक उपाय बताता हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो दोस्त क्या समझेगा पता है, वाह मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मुझे भी हेल्प करता है। तो शेयर करने से आपका तो भला है ही और दोस्त का भी भला होगा। लेकिन कोई भला तो चाहता नहीं, आप भी नहीं चाहते, इसीलिए दोस्त के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। भला चाहेंगे तो दोस्त के साथ शेयर करने में क्या जाता है। देखते हैं कितने लोग भला चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।